हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं चैप्टर 10। 10वां नंबर का चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। देखिए, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की चीजें हैं और ये सब हमें जैसे स्वाद है, गंध है या फिर देखते हैं, हम किसी चीज को पहचानते हैं, ये सब हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन स्वाद का ज्ञान यही नहीं, हम नेत्रों के द्वारा देखना ही नहीं होता, हम रंगों की पहचान भी कर सकते हैं। देखो, सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन नेत्रों के द्वारा जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो संभव नहीं है। ये रंगों का ज्ञान के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आज हम अध्ययन करेंगे मानव नेत्र के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन पर या प्रकाशीय घटनाओं पर आधारित कुछ घटनाएं, जैसे इंद्रधनुष का बनना बनना इसके अतिरिक्त सूर्य जब उगता है या छिपता है, यानी सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद में सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना के अलावा वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण है। ये सारे की सारी घटनाएं हैं, वो आज इस अध्याय में अपन देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मानव नेत्र की ओर। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश जब एक पतली झिल्ली से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तब इस पतली झिल्ली को, ये पतली झिल्ली है क्या? इस पतली झिल्ली को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह पतली झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस केवल वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए आवश्यक आवश्यक फोकस दूरी उपलब्ध कराता है, यानी उसका समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, और परितारिका है वो नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना की सूक्ष्म झिल्ली बहुल संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जो प्रकाश सुग्राही होने के कारण सक्रिय हो जाती। ये हमारा नेत्र है और ये नेत्र गोलक हो गया यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आपका ये पक्षमा पेशियां होती है, ये पेशियां होती है जो इस लेंस को थामने का कार्य करती है, और ये है आपका लेंस। प्रकाश की किरणें प्रवेश करती। ये वाला पीछे वाला हिस्सा होता है, ये जब छोटा और मोटा हो जाता है तो पास की वस्तु देख पाते हैं, और ये जो लंबा और बड़ा हो जाता है, यानी त्रिज्या बढ़ जाती है, तो दूर की वस्तु ये दिखाई देती है। ये वाला हिस्सा है, इसको हम पुतली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे। और ये वाला, यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं डबल कर लेता हूँ, ये वाला को नेत्रोद बोलते हैं, नेत्रोद बोलेंगे। और ये परितारिका, ये जो खींचने वाली कोशिकाएं है ना, ये इस प्रकार से दिख रही है आपको, यहाँ वाली ओपन प्रकार से, ये परितारिका है। परितारिका परितारिका है, इसे अपन स्वच्छ मंडल कहते हैं। और ये काचाप द्रव्य है, काचाप द्रव्य। यहीं से दृक कोशिकाएं और निकलती, दृक तंत्रिकाएं निकलती है।
ये मस्तिष्क की ओर जाती है। बोलेंगे तंत्रिकाएँ। यह मस्तिष्क को सूचनाएँ पहुँचाने का कार्य करती है। ये जो आपको दिख रही है, ये वाली ये वाली और ये वाली, ये पक्षमापेशियाँ को बोलेंगे पक्षमाभिपेशियाँ, जो लेंस को छोटा और बड़ा करने का कार्य करती है। तो हिंदी में दृष्टिपटल बोलते हैं, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल कहते हैं। आप सही, ये दृष्टिपटल है। इस प्रकार से ये एक आँख की संरचना हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड होती है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होती है, लेकिन ये आपकी आँख की संरचना है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से अंदर घुसता है, अंदर चलता है और सीधा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर बनता है। प्रकाश यहाँ से घुसेगा, अंदर जाएगा और रेटिना पर प्रतिबिंबित होगा। अब देखिए यहाँ ये पुतलियाँ क्या कार्य करेगी? ये जो पुतलियाँ हैं, इसको प्रकाश को कितना अंदर आना है। जब आप देखते हैं कि जब प्रकाश तेजी से आता है तो हमारी पुतली है वो सिकुड़ जाती है, ताकि प्रकाश कम मात्रा में प्रवेश कर सके। और जब अंधेरा होता है तो हमारी पुतलियाँ क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश मिल सके। ताकि देखिए, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वह सदैव उल्टा और वास्तविक होगा। हमने पहले भी पिछले लेसन में पढ़ा था कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नेत्र की देखने फिर आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? आपको पता है कि आपके नेत्र में लेंस होता है। लेंस वास्तव में वो किसका बना होता है? जेलीनुमा संरचना होती है, जेलीवत पदार्थ होता है, इसका वो बना होता है और वह पूरी तरह से पारदर्शी होता है। और इनका जो नियंत्रण है वो आपकी पक्षमाभ पेशियों के द्वारा किया जाता है। अब जैसे जैसे पक्षमाभ पेशियां हैं वो लेंस को छोटा या बड़ा नहीं कर पाती, तो जिसके कारण से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती है, या दूर की या नजदीक की वस्तुएं अपन स्पष्ट नहीं देख पाती, धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समंजन क्षमता का होती है अभिनेत्री लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस पक्षमापेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि बार बार पास की और दूर की वस्तुओं देखना पड़ता है। जब वस्तु की दूर की वस्तुएं देखते हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला और लंबा हो जाता है। जब अपन दूर की वस्तुएं देखेंगे तो यह पतला और लंबा हो जाता है। इस प्रकार से दूर की वस्तु देखते हैं तो यही लेंस इस प्रकार से पतला और लंबा हो जाता है। और जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है तो अभिनेत्र लेंस है वो कैसा हो जाएगा? छोटा और मोटा हो जाता है। यानी जिससे और लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके कारण निकट रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। कभी कभी आयु के साथ लेंस धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं और इसका शल्य क्रिया के द्वारा निदान किया जाता है। यानी मोतियाबिंद होने के कारण आपके जो बाहरी जो गोलक है या नेत्र लेंस है उसके ऊपर एक सफेद सी परत चढ़ जाती है, उसको हटा दिया जाता है शल्य क्रिया के द्वारा और वापस पुनः हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। फिर आते हैं नेत्र दोष और उनके निवारण। समय के साथ साथ नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं और व्यक्ति वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका प्रमुख रूप से हमारा नेत्र है वो 3 प्रकार के अपवर्तन दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष
ये नाम हैं, थोड़े से स्पष्टीकरण कर देते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मायोपिया इंग्लिश में, तो मायोपिया का आपको पता होना चाहिए। मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा आता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया कहेंगे, यानी दूर दृष्टि दोष को या दीर्घ दृष्टि दोष को। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष भी इसको कह देते हैं। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, यानी इसमें अपने को न तो वस्तुएं पास की दिखाई साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है उनके, क्या किस कारण से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और उनका इलाज कैसे किया जाता है। इस दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, जिस दोष का नाम है उससे विपरीत आप ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट, यानी उसका जो ओ नाम दे देते हैं, ओ बिंदु है, ये कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो दूर का बिंदु है वो पास आ जाता, तो ये पास, यानी यहाँ इसका दूर बिंदु है वो थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा। ठीक है? वास्तव में ओ ना होकर यहाँ होना चाहिए था, इसका दूर बिंदु ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होकर ये थोड़ा दूर खिसक जाता है। तो ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी ये रेटिना है, ये वाला ये रेटिना है, दृष्टि प्रणाली जिसे बोल रहे थे, इससे पहले ही वास्तव में इस बिंदु पर ये बन जाता है, जिसके कारण से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करें, उचित दूरी का अवतल लेंस काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो अवतल लेंस लेते हैं। हाँ, यहाँ से आंख से पहले हम इस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो। ये जो बिंदु ओ डैश यहाँ बन रहा था, वास्तव में वो दूर कहीं बन जाता है। परिणाम स्वरूप में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है? और खास वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा और इस प्रकार से आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। देख लेते हैं। निवारण के लिए हमें उचित दूरी का अवतल लेंस काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हम दूरदृष्टि की बात करें, दूरदृष्टि में होता क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के प्रमुख कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, फोकस दूरी का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दोनों कारण है। इसके भी थोड़ा देख लेते हैं अपन, ये होता क्या वास्तव में।
है, ठीक है। ओके, यहाँ जो पृथ्वी बन रहा है, यानी ये इसको मैं एन नाम दे, एन है और ये एन डेस है। यहाँ से निकलने वाला प्रकाश यहाँ तक जाएगा ये, और यानी इस प्रकार से रेटिना पर पृथ्वी में बन रहा है। ठीक है, इसका निकट बिंदु कौन सा जाएगा? एंडेस, एंडेस वाला निकट बिंदु हो जाता है। और अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरे में देखते हैं। ये एन बिंदु रखा था ना एंडेस वाला, तो यहीं से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो सकती है। बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय पर्दे के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पर्दे के पीछे बिंदु पर बनेगा। ये वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, मतलब एन पर होना चाहिए था लेकिन एन डेज पर हो गया ना, तो आगे निकट में उचित दूरी का यहाँ उत्तर लेंस काम में ले लेंगे। जैसे लेंगे तो जो एन वाला सिरा था, ठीक है, एन वाला जो सिरा था वो एक्चुअल में वो अपना यथास्थान यहाँ था। अब देखते हैं सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ कि पूरे दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ आप लिख सकते हो सारा ये जो मैटर चल रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में हल्का सा। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ आप खड़े हुए हो और वास्तव में ये आपका सूर्य है, ठीक है? सूर्य है और ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज में आपको ये सूर्य की आपको आभासी स्थिति दिखाई देगी। कौन सी दिखी? आभासी। वास्तव में सूर्य स्थिति वास्तविक स्थिति ये है, यहाँ वाली वास्तविक स्थिति है, लेकिन ये कौन सी है? ये सूर्य की आभासी स्थिति है, जबकि सूर्य कहाँ है? क्षितिज में है। ये ऐसा क्यों होता है? हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वायुमंडल, इसके कारण ऐसा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण, जानते हैं। इन कणों में धुआं, जल की बूंदें, धूल के निलंबन कण हैं, वायु के अणु हैं आदि होते हैं। जब कोई जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर आता है आकाश का रंग नीला दिखाई देना।
प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण नीले प्रकाश को का सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। पॉइंट आता है, आकाश का रंग अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। नीले रंग की अपेक्षा लाल रंग की तरंगे हैं वो 1.8 गुना अधिक बड़ी होती है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, इसी कारण यह दूर तक दिखाई देता है। अतः हमें जितने भी खतरा वाली जगह होती है, खतरे वाली जगह होती है, वहां लाल रंग का प्रयोग करते हैं। फिर आता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ला सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। आपने देखा होगा, जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपका जो सूर्य है उसका रंग है वो लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल रंग का जो प्रकीर्णन है उस समय सबसे ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि दूरी ज्यादा होती है। दूरी के कारण हमें लाल रंग ही दिखाई देता है, अन्य रंग दिखाई नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से सूर्य हमें लाल दिखाई देता है या लाल पीला दिखाई देता है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोट्स बनाना, अच्छे से तैयारी करना। तब तक के लिए